स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल कीमिया एकेडमी में। और जैसा कि आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जानी है, तो आज का ये जो अपना फ्रेश का जो लेक्चर रहेगा, यहाँ से हमारा फ्रेश का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। और आज हम देखने वाले हैं जो पहला फ्रेश में हम पोर्शन उठाएंगे, चुंबक वाला पोर्शन उठाएंगे। तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक होने वाला है, ये कौन सा टॉपिक होने वाला है? चुंबक होने वाला है। यानी हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? चुंबक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक को पढ़ते हैं, जिस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, हमें उसकी क्या आनी चाहिए? डेफिनेशन आनी चाहिए। तो अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उसको हम क्या कह रहे हैं? चुंबक कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमें चुंबक की क्या आनी चाहिए? परिभाषा। तो चुंबक की परिभाषा क्या होती है? वे पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यानी ऐसा वो पदार्थ जो क्या करे? चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे, उस पदार्थ को आप क्या कह सकते हैं? चुंबक कह सकते हैं। अब चुंबकीय वस्तुएं हम जिन्हें कह रहे हैं, चुंबकीय वस्तुओं में क्या हो जाएगा आपका? चुंबकीय वस्तुओं के रूप में आपका हो जाएगा आयरन, निकेल, कोबाल्ट। ये जो आपके होते हैं FeNi और CO, जिन्हें हम आयरन, निकेल और कोबाल्ट कहते हैं, ये सामान्यतः आपके चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो यहाँ से हम दो परिभाषाएं एक साथ ही पढ़ने वाले हैं। चुंबक की डेफिनेशन आप देख चुके हैं कि वे पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चुंबकीय वस्तुएं जैसे क्या हो गई? आयरन, निकेल, कोबाल्ट, उन पदार्थों को हम चुंबक कहते हैं। अब चुंबकीय वस्तुएं किन्हें कहते हैं, ये भी तो होना चाहिए कि चुंबकीय वस्तुएं कौन सी हैं हमारी। तो यहाँ पे हम चुंबकीय पदार्थ, चुंबक के बाद हम देखेंगे चुंबकीय पदार्थ की डेफिनेशन। चुंबकीय पदार्थ यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देखेंगे तो वे वस्तुएं जो चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं। जैसे हम क्या करें, एक चुंबक को लें और चुंबक के पास यदि हम लोहे की छड़ को ले जाएं, तो जो लोहे की जो छड़ रहेगी, ये चुंबक की ओर कैसी होगी? आकर्षित होगी। यानी वे वस्तुएं जो चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और चुंबकीय पदार्थ में आपका आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब आपके आ जाते हैं। अब चुंबकीय वस्तुओं को यदि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो चुंबक होता है, चुंबक में चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। जैसे ही आप चुंबक के पास लोहे की छड़ को या निकेल को या फिर कोबाल्ट को लेके जाते हैं, तो जो चुंबक होता है, ये चुंबक क्या करता है? उन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो जो वस्तुएं होती हैं उनको तो हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, लेकिन जिसकी ओर ये आकर्षित होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो जो आपका चुंबक होता है, चुंबक में सामान्यतः आपको ध्रुव पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक सामान्य चुंबक बनाएंगे। यहाँ पे आपका ये चुंबक हो जाएगा। इसमें आपने क्या लिख लिया? एक सिरे पर S लिख लिया और एक सिरे पर क्या लिख लिया? N हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे? चुंबकीय ध्रुव हो जाएंगे। इन्हें क्या कहा जाता है? चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। तो सामान्यतः यदि हम देखें, चुंबक के सिरों के निकट स्थित जो बिंदु होते हैं, चुंबक आपका ये हो जाएगा, चुंबक का एक सिरा आपका ये हो जाएगा और एक सिरा चुंबक का ये हो जाएगा। तो चुंबक के सिरों के निकट जिन बिंदुओं पर चुंबकत्व का मान अधिकतम होता है, किसका मान अधिकतम होता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे चुंबकत्व का मान कैसा होता है? अधिकतम होता है। उन सिरों को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। कौन से ध्रुव कहते हैं? चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। और सामान्यतः चुंबकीय ध्रुव कितने होते हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे चुंबकीय ध्रुव हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका N को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और एक होता है आपका S को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ पे हमें एक नया शब्द मिला है जिसे हम क्या कह रहे हैं? चुंबकत्व कह रहे हैं। परिभाषा में आपने देखा कि चुंबक के जिन ध्रुवों पर चुंबकत्व का मान या चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व का मान अधिक होता है, उन सिरों को हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। और चुंबकीय ध्रुव आपके दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव जिसे हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, और एक दक्षिणी ध्रुव जिसे हम
कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक नया वर्ड मिला जिसको हम क्या कह रहे हैं, चुंबकत्व कह रहे हैं। तो अब हमें भैया चुंबकत्व की डेफिनेशन आनी चाहिए कि ये चुंबकत्व का गुण है क्या। तो वह गुण जिसके कारण, अब आप डेफिनेशन किसकी देख रहे हैं, अब आप डेफिनेशन देख रहे हैं चुंबकत्व की। वह गुण जिसके कारण चुंबकीय वस्तुओं को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, उस गुण को ही आप क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वह गुण जिसके कारण चुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उस गुण को हम क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, चुंबकत्व की हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे चुंबक के प्रकार। तो यहाँ पर सामान्यतः यदि आप देखें चुंबक के प्रकार, तो चुंबक के प्रकारों को यदि हम देखें तो चुंबक आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला तो जो चुंबक होता है, इस चुंबक को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। कौन सा चुंबक हो जाएगा, प्राकृतिक चुंबक हो जाएगा। और दूसरा जो चुंबक होगा इसे हम क्या कहेंगे, कृत्रिम चुंबक कहेंगे। कौन सा चुंबक हो जाएगा, कृत्रिम चुंबक हो जाएगा। चुंबक आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। अब नाम से ही यहाँ पे स्पष्ट है, प्राकृतिक यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रकृति से प्राप्त जो चुंबक होता है, उस चुंबक को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जो चुंबक हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, प्राकृतिक में से अपन ने क्या निकाल लिया, प्रकृति निकाल लिया। तो जो चुंबक आपको प्रकृति से प्राप्त होगा, उस चुंबक को आप क्या कहेंगे, प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। अब चूंकि ये प्रकृति से प्राप्त हुआ है, इस कारण ये चुंबक कैसा होता है, कम शक्तिशाली होता है। कैसा हो जाएगा, कम शक्तिशाली हो जाएगा। तो प्राकृतिक चुंबक यानी प्रकृति से प्राप्त होने वाला जो चुंबक होता है, उसको हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और जो प्राकृतिक चुंबक होता है, ये आपका कैसा होता है, कम शक्तिशाली होता है। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा प्रकार कौन सा दिया गया है, कृत्रिम चुंबक। अब आपको एक चीज दिमाग में अपने में अच्छे से बिठा के रखनी है कि यदि कहीं पर भी कृत्रिम शब्द आ जाए, तो वहां पर कहीं ना कहीं मानव का ही हस्तक्षेप होता है। मानव के द्वारा उस चीज को प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे आप अध्ययन कर रहे हैं कृत्रिम चुंबक का, तो कृत्रिम चुंबक आपकी हो जाएगी वे चुंबक जिन्हें प्रयोगशाला में मानव के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। उस चुंबक को या उन चुंबकों को आप क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अब चूंकि इस चुंबक को मानव के द्वारा बनाया गया है, तो कृत्रिम चुंबक जो होते हैं ये मानव की इच्छा के अनुसार बनाए जाते हैं। अब मानव की इच्छा के अनुसार कैसे बनाए जाते हैं, मान के चलिए मानव को एक छड़ के आकार के चुंबक की आवश्यकता है, छड़ के आकार की चुंबक की आवश्यकता है। यानी ये जो आपको बोर्ड पर जो चुंबक दिखाई दे रहा है, ये कौन सा चुंबक हो जाएगा, छड़ चुंबक हो जाएगा। तो जो कृत्रिम चुंबक होते हैं, कृत्रिम चुंबकों को जो मानव होता है वो अपना मन चाहा आकार दे देता है, माने उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से उस चुंबक को आकार दे देता है। जैसे ये क्या हो गया, छड़ चुंबक हो गया। यदि हम इसको देखें, ये आपका दूसरा चुंबक हो जाएगा। इसके एक सिरे पे एस रहेगा, दूसरे सिरे पर एन रहेगा। ये जो चुंबक होता है यू आकार का आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम घोड़े की नाल की आकृति का चुंबक कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो एक चुंबक आपका ऐसा हो जाएगा जिसके दोनों सिरे कैसे होंगे, गोल होंगे। इसको आप क्या कह सकते हैं, गोल सिरे वाला चुंबक कह सकते हैं। इसके भी एक सिरे पर आपका एस ध्रुव होगा और एक सिरे पर क्या होगा, एन ध्रुव होगा। ध्रुव तो हमारे हिसाब से आप समझ गए। ध्रुव में हमने बताया कि चुंबक के वे सिरे जिन पर चुंबकत्व का मान कैसा होता है, सर्वाधिक होता है या अधिकतम होता है, उन सिरों को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। और जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को आप कैपिटल एन से प्रदर्शित कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव को आप कैपिटल एस से प्रदर्शित कहते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे थे कि चुंबक 2 टाइप होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम।
प्राकृतिक चुंबक यानी जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है उस चुंबक को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। अब चूंकि चुंबक हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है तो हमने उसमें किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया है। तो जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं ये कैसे होते हैं, कम शक्तिशाली होते हैं। कैसे हो जाएंगे, कम शक्तिशाली हो जाएंगे। और जो हमने दूसरे चुंबक पढ़े हैं जिन्हें हम क्या कह रहे थे, कृत्रिम चुंबक कह रहे थे, यानी प्रयोगशाला में मानव के द्वारा बनाए गए चुंबक को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। और जब ये मानव के द्वारा बनाया गया है तो मानव इसे क्या करता है, अपनी मन के अनुसार मानी अपने इच्छा के अनुसार इसके आकार को क्या कर लेता है, ढाल लेता है, यानी परिवर्तित कर लेता है। साथ में जो कृत्रिम चुंबक होते हैं ये कैसे होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं। कैसे होते हैं, अधिक शक्तिशाली होते हैं, यानी इनमें चुंबकत्व का गुण कैसा पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। अधिक शक्तिशाली का मतलब हो जाएगा कि चुंबकत्व का गुण अधिक है, और कम शक्तिशाली का मतलब हो जाएगा कि जो चुंबकत्व का जो गुण है वो कैसा है, कम है। अब यहाँ पे यदि हम देखें जो आपका कृत्रिम चुंबक दिया गया है, कृत्रिम चुंबक के भी क्या बताए गए हैं, प्रकार बताए गए हैं। तो जो कृत्रिम चुंबक होता है, कृत्रिम चुंबक भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अभी हम साधारणतः चुंबक पढ़ रहे थे, एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। अब जो आपका जो कृत्रिम चुंबक है, इस कृत्रिम चुंबक में भी आपके कितने प्रकार बताए गए हैं, 2 प्रकार बताए गए हैं। एक तो जो चुंबक होता है उसको हम क्या कहते हैं, अस्थायी चुंबक कहते हैं। कौन सा चुंबक हो जाएगा, अस्थायी चुंबक हो जाएगा। और जो दूसरा चुंबक होता है इसको आप क्या कहते हैं, स्थायी चुंबक कहते हैं। तो चुंबक आपके 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक। अब यहाँ पे हम इनकी डेफिनेशन इनके नाम से ही समझ लेंगे। देखिए पहला जो चुंबक बताया गया है इसमें इन्होंने कहा है कि जो चुंबक है वो कैसा है, अस्थायी है। अस्थायी चुंबक का मतलब ऐसा कि वह चुंबक जिसका चुंबकत्व अस्थायी होता है, जिसका चुंबकत्व कैसा होगा, अस्थायी होगा, वो चुंबक कैसा हो जाएगा, अस्थायी चुंबक हो जाएगा। ऐसे चुंबक सामान्यतः किसके बनाए जाते हैं, मुलायम लोहे के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं, मुलायम लोहे के बनाए जाते हैं। अब नाम से स्पष्ट है भैया, जब अस्थायी चीज है मुलायम लोहे से बनाओगे तो भाई अस्थायी ही तो रहेगी। तो यहाँ पे आपको ये इस प्रकार से ये एग्जाम्पल लर्न करके रखना है कि अस्थायी चुंबक यानी वह चुंबक जिसका चुंबकत्व अस्थायी होता है उस चुंबक को आप क्या कहते हैं, अस्थायी चुंबक कहते हैं। और अस्थायी चुंबक जो होता है ये सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं, मुलायम लोहे से इनको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। साथ में इनका उपयोग माने अस्थायी चुंबक का उपयोग, अस्थायी चुंबक का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, जो विद्युत के जो उपकरण होते हैं, कहाँ पर किया जाता है, विद्युत के उपकरणों में किया जाता है। तो ये तो अपना क्या हो गया, अस्थायी चुंबक हो गया। इसके बाद कृत्रिम चुंबक का जो दूसरा प्रकार होता है उसको आप क्या कहते हैं, स्थायी चुंबक कहते हैं। अब ऐसा चुंबक जिसका चुंबकत्व अधिक समय तक संरक्षित रहता है, माने वस्तुओं को आकर्षित करने की जो क्रिया होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है, लंबा समय यानी अधिक समय तक बनी रहती है। तो इस प्रकार का जो चुंबक होता है उस चुंबक को हम क्या कहते हैं, स्थायी चुंबक कहते हैं। और यह चुंबक जो होते हैं, चुंबक सामान्यतः यदि हम देखें तो जो स्थायी चुंबक होते हैं ये आपके कठोर स्टील, निकेल, कोबाल्ट के आदि के बनाए जाते हैं। तो हम स्टील वाला एग्जांपल आप यहाँ पर याद करके रखेंगे। यहाँ पे आप रखेंगे कि यदि कोई चीज मुलायम है तो वो कैसी रहेगी, अस्थायी रहेगी। और यदि कोई चीज कठोर है, स्टील होता है, तो स्टील से बनाएंगे तो वह कैसी रहेगी, आपकी स्थायी रहेगी। तो ये आपने यहाँ पे देखा कि चुंबक आपके 2 प्रकार के थे, एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। अब कृत्रिम चुंबक को भी हमने यहाँ पे वर्गीकृत किया। जो आपका कृत्रिम चुंबक था ये भी आपका कितने प्रकार का था, 2 प्रकार का था, अस्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक जिसका चुंबकत्व अधिक समय तक संरक्षित नहीं होता है या जिसका चुंबकत्व अस्थायी होता है उसे हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा, ये मुलायम लोहे के बनाए जाते हैं। और जो अस्थायी चुंबक होते हैं इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, विद्युत उपकरणों में अस्थायी चुंबकों का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही आप देखेंगे कृत्रिम चुंबक का दूसरा प्रकार जिसे हम कह रहे थे स्थायी चुंबक, यानी वह चुंबक
जिसका चुंबकत्व अधिक समय तक यानी लंबे समय तक कैसा होता है, संरक्षित रहता है। इस प्रकार के चुंबक को आप क्या कहते हैं, स्थायी चुंबक कहते हैं। और जो आपका स्थायी चुंबक होता है ये किससे बनाया जाता है, स्टील यानी आपका कठोर होता है, स्टील, कोबाल्ट, निकल आदि से बनाए जाते हैं। इसके बाद आप देखने वाले हैं अगला, चुंबक में ही आप देखेंगे कि जो चुंबक होते हैं यहाँ पे हम पढ़ेंगे चुंबक के गुण, यानी जो चुंबक होता है इसके गुण क्या होते हैं। तो चुंबक के गुणों के बारे में सामान्यतः अब हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे जो चुंबक होता है, जो चुंबक होता है ये चुंबक क्या करता है, चुंबकीय पदार्थ, या तो आप चुंबकीय पदार्थ लिखें या फिर चुंबकीय वस्तुएं लिखें। तो जो चुंबक होता है ये चुंबकीय पदार्थ यानी चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। भाई अपने अपने लक्षण होते हैं, किसी में कुछ अलग गुण पाए जाते हैं, किसी में कुछ अलग गुण पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार चुंबक भी है अपना, इसमें भी क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। तो जो चुंबक होता है वह चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर कैसा होता है, आकर्षित करता है। जैसे आप एक चुंबक के टुकड़े को लें, चुंबक के टुकड़े को हम किसके पास ले जाएं, कील के पास, या कील को चुंबक के पास ले जाएं, तो जो लोहे की जो कील होगी ये किसकी ओर आकर्षित हो जाएगी, चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएगी। चुंबक किसको आकर्षित कर रहा है, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो चुंबक होते हैं ये चुंबकीय पदार्थ या चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसके बाद आप दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो अगला गुण हमारा हो जाएगा कि जब चुंबक को क्या किया जाता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है। स्वतंत्रता पूर्वक माने टेंशन फ्री होके चुंबक को धागे की सहायता से आप बांधेंगे और बांध करके उसको आप निर्वात में धागे की सहायता से चुंबक को लटका देंगे। तो जो चुंबक होता है, चुंबक सदैव, सदैव का मतलब क्या होता है, हमेशा से ही होता है। तो जब चुंबक को क्या किया जाता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, तो चुंबक सदैव आपका उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। कौन सी दिशा में ठहरता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। यदि आप क्या करें, एक चुंबक को धागे की सहायता से बांधें और उसको निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, तो जो चुंबक होगा, चुंबक का एक सिरा कहाँ पर रहेगा, उत्तर की दिशा में रहेगा, और चुंबक का जो दूसरा सिरा रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, दक्षिण की दिशा में रहेगा। अब हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि भाई ऐसा होता क्यों है कि आप चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका रहे हैं और जो हमारा चुंबक है, चुंबक हमेशा ही उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर रहा है। ऐसा क्यों नहीं है कि पूरा व पश्चिम में भी ठहर सकता है। ये अब चुंबक को थोड़ी पता है भैया कि ये उत्तर है और ये दक्षिण है, हमें कहाँ पे ठहरना है, लेकिन ऐसा होता है। वो हमेशा कहाँ पे ठहरता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। क्यों ठहरता है, क्योंकि जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी हमारी एक चुंबक की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक चुंबक की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। इसी कारण जब चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक धागे की सहायता से बांध करके क्या किया जाता है, लटकाया जाता है, तो जो चुंबक होता है ये सदैव यानी हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। इसके बाद आप देखेंगे चुंबक का अगला गुण देखेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही हमने चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया, इसके बाद हम अब अगला गुण देखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, दो चुंबकों को एक दूसरे के पास ले जा रहे हैं। तो दो स्थितियां बनेंगी, एक तो कंडीशन बनेगी यहाँ पे सजातीय ध्रुव रहेंगे। कौन से ध्रुव रहेंगे, सजातीय ध्रुव। सजातीय का मतलब किससे होता है, समान से होता है। और एक और कंडीशन होती है, दूसरी स्थिति कौन सी बनती है, विजातीय की बनती है। एक तो सजातीय ध्रुव हो सकते हैं और दूसरे कैसे हो सकते हैं, विजातीय हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब दो चुंबकों को आप एक दूसरे के पास लाते हैं और एक चुंबक का n सिरा दूसरे चुंबक के n सिरे के पास आता है, तो वो दोनों ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय माने समान ध्रुव, चाहे वो आपका n के पास n लाया जाए या फिर s के पास
S को लाया जाए तो ये जो ध्रुव रहेंगे N के पास N और S के पास S, ये कौन से ध्रुव हो जाएंगे? सजातीय ध्रुव हो जाएंगे। तो जब चुंबक के सजातीय ध्रुवों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो सजातीय ध्रुवों में कौन सी क्रिया होती है? प्रतिकर्षण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रतिकर्षण की क्रिया हो जाएगी। इसके बाद यदि हम देखें तो अब कौन से ध्रुव बचे हुए हैं? विजातीय ध्रुव। विजातीय ध्रुव का मतलब हो जाएगा एक चुंबक का N सिरा दूसरी चुंबक के S सिरे के पास ले जाया जाता है। तो अब चूंकि सिरे कैसे हैं? विपरीत हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कहते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो विजातीय माने विपरीत ध्रुव, और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो विजातीय ध्रुव होते हैं, विजातीय ध्रुवों के मध्य कौन सी रिएक्शन होती है? आकर्षण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया हो जाएगी? आकर्षण की। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, सजातीय यानी समान ध्रुव, विजातीय यानी विपरीत ध्रुव। और यदि सजातीय ध्रुव है, समान ध्रुव हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, चाहे हम N के पास N को लाएं या फिर S के पास S को लाएं। और यदि ध्रुव कैसे हैं? विजातीय हैं। विजातीय का मीन्स क्या होता है? विपरीत हैं। तो दोनों ही चुंबक एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करने का कार्य करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसका अगला बिंदु। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगले बिंदु के रूप में कि जो आपका चुंबक होता है, चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग करना असंभव होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले छोटी सी ड्राइंग करेंगे। एक आपका ये S हो गया ध्रुव और एक क्या हो गया? N हो गया। अब यहाँ पे हम जिस चीज को समझने वाले हैं उस चीज को आपको अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे आप समझने वाले हैं कि चुंबक के दो ध्रुव, माने चुंबक को यदि हम सोचें कि इस चुंबक को यहाँ से हम बीच से दो भागों में डिवाइड कर दें और दोनों भागों के जो ध्रुव हैं वो अलग अलग हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। इसको आप समझ लेंगे इस उदाहरण के। ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैग्नेट हो जाएगी। ये आपकी राउंड में मैग्नेट है जो स्पीकर में लगी होती है। अब इसको आप देखेंगे, इसी का ही दूसरा रूप ये हो जाएगा। एक मैग्नेट ये है, इसको अपन ने क्या किया? बीच से दो भागों में तोड़ दिया, यानी इसको आपने दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। और यदि हम इसको घुमा दें तो फिर ये देखो एक दूसरे को क्या करने लगते हैं? आकर्षित करने लगते हैं। यानी स्थिति क्या बनती है कि जो आपका चुंबक होता है, चुंबक को यदि हम बीच से डिवाइड करें और ये सोचें कि एक ध्रुव इसका ये अलग हो जाए और एक ध्रुव इसका ये अलग हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग करना असंभव है, यानी संभव नहीं है। जैसे मान के चलो यहाँ पे आपने डिवाइड किया, एक टुकड़ा हमें ये प्राप्त हो गया, एक टुकड़ा ये प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे S रहेगा, यहाँ पे N हो जाएगा, यहाँ पे आपका S रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? N। यानी चुंबक के प्रत्येक टुकड़े में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। चुंबकत्व का गुण तो समझ रहे होंगे, चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रोसेस होती है, उसी गुण को आप क्या कहते हैं? चुंबकत्व का गुण कहते हैं। तो यहाँ पे हम सीधा अपने मेन बिंदु पे आते हैं कि चुंबक के जो ध्रुव होते हैं, चुंबक के ध्रुवों को पृथक करना असंभव है, यानी चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद यदि हम इस चुंबक को क्या करें? गर्म करें। मान के चलिए अपन ने शैतानी यहाँ से स्टार्ट कर दी, बचपन वाला खेल यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। तो यदि हम यहाँ पे क्या कहते हैं? चुंबक को पीटते हैं। ये छोटा बच्चा है, कुछ भी कर सकता है। चुंबक को पटकने पर, पीटने पर या घिसने पर, बचपन आपने देखा होगा हम स्पीकर को या स्पीकर की जो चुंबक होती थी उसको धागे से बांध करके रेत में से होते हुए उसको खींच करके ले जाते थे। तो जो रेत के छोटे छोटे जो कण होते थे वो आपके कहाँ पे चिपक जाते थे? उस चुंबक से चिपक जाते थे। तो यहाँ पे हमें आज ये समझने के लिए मिला कि यदि हम चुंबक को क्या कहते हैं? पीटते हैं, पटकते हैं या गर्म करते हैं या फिर घिसते हैं, तो ये सब करने पर जो चुंबक का चुंबकत्व का जो गुण होता है, ये चुंबक का चुंबकत्व का गुण कैसा हो जाता है? नष्ट हो जाता है।
कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि यदि आप किसी चुम्बक को पटकते हैं, बार बार पीटते हैं या घिसते हैं या फिर क्या करते हैं आप उसको गर्म करते हैं, तो जो चुम्बक का जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होगा, ये गुण कैसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी फिर उसमें चुंबकत्व की जो क्रिया होगी ये धीमे धीमे कैसी हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे चुंबकीय प्रेरण की क्रिया। ये अभी आपके लिए नया शब्द है, चुंबकीय प्रेरण की क्रिया क्या होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शब्द को ही समझेंगे कि ये जो आपको बताया गया है चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण वास्तविक रूप से है क्या। तो चुंबकीय प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न किया जा सकता है। अब भाई किसमें किया जा सकता है, चुंबकीय पदार्थ में किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है कि आप एक चुंबक को लें और एक चुंबक के ऊपर आलपिन को रगड़ते रहें। किसको रगड़ते रहें, आलपिन को। चुंबक के ऊपर जब आप आलपिन को बार बार रगड़ेंगे और फिर उसी आलपिन को दूसरी आलपिन के पास ले जाएंगे, तो जिस आलपिन को आपने चुंबक के ऊपर रगड़ा है उसी आलपिन में दूसरी आलपिन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है और इसी क्रिया को आप क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण की क्रिया कहते हैं। मेरे हिसाब से आप चुंबकीय प्रेरण की क्रिया को समझ गए होंगे। यानी चुंबक की उपस्थिति मात्र से चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को आप क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आगे नई परिभाषा। तो नई परिभाषा के रूप में यहाँ पे हमें क्या देखना है, चुंबकीय अक्ष की डेफिनेशन देखनी है। किसकी परिभाषा देखनी है, चुंबकीय अक्ष की परिभाषा देखनी है। तो आप अब यहाँ से थोड़ा और अच्छे से देखेंगे, क्योंकि अब जो चुंबकीय अक्ष की जो डेफिनेशन यहाँ पे यूज होने वाली है वो आगे भी हमें परीक्षा में और जो आपके जो आगे के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने का कार्य करेगी। तो सबसे पहले चुंबकीय अक्ष को हम देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक चुंबक बनाएंगे। चुंबक में अपना क्या होता है, एक एस ध्रुव होता है और एक एन ध्रुव होता है। ध्रुव यानी जहां पर चुंबकत्व का मान सबसे अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। तो एक ध्रुव अपना ये एस ध्रुव हो गया, एक ध्रुव आपका ये एन ध्रुव हो गया। दोनों ध्रुवों को यहाँ पर एक रेखा के द्वारा क्या कह दिया गया, मिला दिया गया। दोनों ध्रुवों को क्या किया गया, एक रेखा के द्वारा मिला दिया गया। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा होती है, ये जो रेखा है ये रेखा किस प्रकार की हो जाएगी, काल्पनिक रेखा हो जाएगी। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा है, इसी काल्पनिक रेखा को आप क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है चुंबकीय अक्ष की। अब न्यू परिभाषा जो आपको आगे और व्यंजक में उपयोगी होगी, इसे हम क्या कहते हैं, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। आप अगली डेफिनेशन देखने वाले हैं चुंबक की प्रभावकारी लंबाई की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई क्या होती है, यानी चुंबक की प्रभावकारी लंबाई हम किसे कहते हैं, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है। जैसे अभी अपन ने बनाया था, ये आपका चुंबक, एक ध्रुव एस एक ध्रुव एन, ये आपका ध्रुव हो गया और ये आपका एन ध्रुव हो गया। इन दोनों ध्रुवों को इस रेखा के द्वारा मिला दिया गया। तो जो चुंबक के जो दोनों ध्रुव होते हैं, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है उसी दूरी को आप क्या कहते हैं, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। इस चीज को आप दिमाग में अच्छे से बिठा लें, क्योंकि ये जो चुंबक की जो प्रभावकारी लंबाई है ये आगे इसके बाद जब हम व्यंजक देखेंगे तो वहाँ ये बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण उपयोगी है।
चुंबक की प्रभावकारी लंबाई, यानी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की जो लंबाई होती है, इस लंबाई को ही आप क्या कहते हैं, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। अब चुंबक की प्रभावकारी लंबाई को यदि देखा जाए तो चुंबक की प्रभावकारी लंबाई को हम कैसे प्रदर्शित कहते हैं, 2L से प्रदर्शित कहते हैं। कैसे प्रदर्शित कहते हैं, 2L से। यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, एक बिंदु हो जाएगा, बिंदु से लेकर यहाँ तक की लंबाई L हो जाएगी, और इस बिंदु से लेकर दूसरे ध्रुव तक की भी लंबाई कितनी हो जाएगी, L, और टोटल यदि आप देखेंगे तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी। यानी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है या जो लंबाई होती है, उसी लंबाई को हम चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं, और चुंबक की प्रभावकारी लंबाई को हम किससे प्रदर्शित कहते हैं, 2L से प्रदर्शित कहते हैं। अब यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट बनकर के तैयार होता है जो कंपटीशन के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे आप ये तो देख चुके हैं चुंबक की प्रभावी लंबाई। चुंबक की कौन सी लंबाई हो जाएगी, चुंबक की प्रभावी लंबाई। अब जो चुंबक की जो प्रभावी लंबाई है, ये ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुनी होती है। कितनी गुनी होती है, 5/6 गुनी। कौन सी लंबाई की, ज्यामितीय लंबाई की। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ज्यामितीय लंबाई। आप मेरी बात को यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि जो चुंबक की जो प्रभावी लंबाई होती है, प्रभावी लंबाई को ही हम प्रभावकारी लंबाई कहते हैं, जिसे आप 2L से क्या कहते हैं, प्रदर्शित कहते हैं। तो जो चुंबक की जो प्रभावी लंबाई होती है, ये ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुनी होती है। यानी प्रभावी लंबाई को ज्यामितीय लंबाई के बराबर करने के लिए, कहने का मतलब यह है कि जो ज्यामितीय लंबाई है, ज्यामितीय लंबाई को प्रभावी लंबाई के बराबर करने के लिए ज्यामितीय लंबाई में 5/6 का क्या करना होता है, गुना करना होता है। तो इसी को आप कह रहे हैं कि जो चुंबक की प्रभावी लंबाई होती है, ये ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुनी होती है। ये आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे बता दिया गया है। और मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेफिनेशन ही याद रखनी है प्रभावकारी लंबाई की। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की जो लंबाई होती है, उस लंबाई को आप क्या कहते हैं, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। और चुंबक की प्रभावकारी लंबाई को आप किससे शो कर रहे थे, 2L से शो कर रहे थे। तो ये तो आपकी किसकी डेफिनेशन हो जाती है, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई की परिभाषा हो जाती है। इसके बाद हम अगली परिभाषा देखेंगे, चुंबकीय यामोत्तर। किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा हो जाएगी। चुंबकीय यामोत्तर के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक चुंबक बनाएंगे, एक ध्रुव आपका ये S हो जाएगा, और एक ध्रुव कौन सा हो जाएगा, N हो जाएगा। अब आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जो चुंबक होता है, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। एक तो आपका S ध्रुव होता है जिसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, और एक हमारा N ध्रुव होता है जिसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो यदि चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटक रहा है, कल्पना कीजिए कि ये जो अपना चुंबक है, कैसा लटका दिया है हमने इसको, स्वतंत्रता पूर्वक, टेंशन फ्री होकर लटका है, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को हमने लटका दिया है। तो चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाली, चुंबकीय अक्ष यानी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो यदि चुंबक हमारा स्वतंत्रता पूर्वक लटक रहा हो, तो चुंबकीय अक्ष ये हो जाएगा। चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को, चुंबकीय अक्ष तो ये हो जाएगा, चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल, कौन सा तल, ऊर्ध्वाधर तल। तो ये हो जाएगा आपका चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल। इस चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप चुंबकीय यामोत्तर की डेफिनेशन को क्लियरली समझ गए होंगे कि जो चुंबक होता है, जब आप उस चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, तो चुंबकीय अक्ष जो आपका होता है, उस चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर जो तल होता है, उस ऊर्ध्वाधर तल को ही आप क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। इसके बाद
हम डेफिनेशन देखेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपकी रहेगी, इसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अब हम चुंबकीय अक्ष आप पढ़ चुके हैं, दोनों ध्रुवों के बीच की मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अब हमें डेफिनेशन किसकी देखनी है, उदासीन रेखा की डेफिनेशन देखनी है। उदासीन रेखा किसे कहते हैं? तो सबसे पहले चुंबक के केंद्र से उसकी लंबाई के लंबवत, चुंबक के केंद्र से, केंद्र के लिए पहले लंबाई ये हो गई, उस लंबाई के लंबवत, लंबवत माने लंबाई, और लंबाई के लंबवत माने उसके ऊपर एक लंब के रूप में। तो ये सिचुएशन कैसे हो जाएगी, लंबाई के लंबवत हो जाएगी। लंबाई के लंबवत काल्पनिक रेखा, इस रेखा की क्या की गई है, कल्पना की गई है। और जब कल्पना की जाती है तो जो रेखा होती है उस रेखा को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक रेखा कहते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, चुंबक हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, बीच में आपका चुंबक का केंद्र हो जाएगा, और चुंबक का जो केंद्र होता है इसके केंद्र से लंबाई के लंबवत जो काल्पनिक रेखा होती है, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं कि ये आपकी केंद्र से लंबवत है, इस लंबवत रेखा को ही हम क्या कहते हैं, उदासीन रेखा कहते हैं। और ये जो बिंदु होता है जहां से उदासीन रेखा खींची गई, आप इस बिंदु को समझ पा रहे होंगे कि जो बिंदु होता है जहां से उदासीन रेखा खींची जाती है, उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। और सामान्यतः यदि आप समझें तो जो चुंबक का जो उदासीन बिंदु होता है, चुंबक के इस उदासीन बिंदु पर यदि आप कौन से गुण को देखें, चुंबकत्व के गुण को देखें, तो चुंबकत्व के गुण का मान कैसा होता है, कम होता है, यानी न्यूनतम होता है। अभी तक आपको बताया गया कि चुंबक के वे सिरे जिन पर चुंबकत्व का मान सर्वाधिक होता है उन सिरों को हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। और चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक उत्तरी ध्रुव जिसे आप N से प्रेषित कहते हैं, और एक दक्षिणी ध्रुव जिसे हम किससे प्रेषित कहते हैं, S से प्रेषित कहते हैं। इसके बाद हमें ये भी देखने के लिए मिला कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य का जो बिंदु होता है, जिस बिंदु के लंबवत काल्पनिक रेखा खींची जाती है, और जो रेखा खींची जाती है उस रेखा को आप क्या कहते हैं, उदासीन रेखा कहते हैं। और जिस बिंदु से उदासीन रेखा खींची जाती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। और उदासीन बिंदु पर जो चुंबकत्व का जो गुण होता है, माने चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है, ये गुण कैसा होता है, कम होता है। माने चुंबकत्व का मान उदासीन बिंदु जिसको हम कह रहे थे, उदासीन बिंदु पर चुंबकत्व का मान कैसा होता है, कम होता है, जबकि ध्रुवों पर कैसा होता है, अधिकतम होता है। तो ये आपको डेफिनेशन में बताई गई चुंबक के बारे में, ये संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा आप तक शेयर की गई। इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाले हैं चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बारे में। तो आइए यहाँ पे आप पढ़ेंगे चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉलम तैयार करता हूँ। एक साइड तो आप किसको लेके चलेंगे, चुंबक को लेके चलेंगे, और एक साइड हम किसको रख लेंगे, यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ को रख लेंगे। अब सबसे पहले आप यहाँ पर चुंबक को तो समझ गए कि हमें चुंबक को देख देख कर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है, वह आप तक जानकारी पहुँचानी है। और यहाँ पर दिमाग में बिठा लीजिए चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ के रूप में यहाँ पर हम किसको लेके चलेंगे, लोहे को लेके चलेंगे। किसको लेके चलेंगे, लोहे को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि जो आपका चुंबक होता है, चुंबक के अणु जो आपके होते हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जो चुंबक होगा, चुंबक के अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे। अणु से मतलब हो जाएगा एक चुंबक का N सिरा दूसरे चुंबक के S सिरे के पास रहेगा। ये इनका जो क्रम होगा, ये क्रम निश्चित रूप से क्रमबद्ध रूप से चलता रहता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो चुंबक होता है, चुंबक के जो अणु होते हैं ये कैसे होते हैं, निश्चित रूप से क्रमबद्ध होते हैं। किस स्थिति में होते हैं, निश्चित रूप से क्रमबद्ध होते हैं। जबकि
अब क्या दिया गया है भैया, लोहा दिया गया है। तो यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ के अणु जो आपके होते हैं ये विभिन्न आकृतियों में व्यवस्थित होते हैं। कैसे व्यवस्थित होते हैं, विभिन्न आकृतियों में। या तो आप इस चीज को ऐसे क्लियर समझ लें कि चुंबक जो होता है, चुंबक जिन पदार्थों जिन कणों से मिलकर बना होता है उन कणों की जो स्थिति रहती है, जो अणु रहते हैं उन अणुओं की जो स्थिति रहती है वो एक निश्चित क्रमबद्ध संरचना रहती है। और जो आपके चुंबकीय पदार्थ होते हैं, चुंबकीय पदार्थों में इस प्रकार की कोई भी सिचुएशन कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। चुंबकीय पदार्थ के जो अणु होते हैं ये अणु आपके कैसे होते हैं, विभिन्न आकृतियों वाले बंद समूहों में व्यवस्थित होते हैं। ये माने किसी भी प्रकार की संरचना को बना लेंगे और अपना काम चलाते रहेंगे। तो ऐसा कहाँ पे होता है, आपका चुंबकीय पदार्थों में होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे चुंबक को। तो अभी आपको बताया गया कि जब चुंबक को क्या किया जाता है, धागे की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक बांध करके लटका दिया जाता है। तो साला चुंबक ठहरता कहाँ पे है, ये आपका उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। कौन सी दिशा में ठहरता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। अब ऐसा क्यों होता है कि ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, तो इसका भी आपको कारण बता दिया गया है कि जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, ये पृथ्वी किसकी भांति व्यवहार करती है, पृथ्वी एक मैग्नेट यानी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसी कारण जब आप एक चुंबक को धागे से बांध करके स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो जो चुंबक होता है ये आपका सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद यदि हम देखें चुंबकीय पदार्थ को, और चुंबकीय पदार्थ में हम एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, लोहे का ले रहे हैं। अब समझ जाइए आप, लोहे यानी लोहे की कील। अब लोहे की कील को जब आप धागे की सहायता से बांध के लटकाएंगे तो वो आपका किसी भी दिशा में रुक जाता है, उसको दिशा की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो चुंबकीय पदार्थ यानी लोहा, तो लोहे से हम समझ रहे हैं यानी चुंबकीय पदार्थ को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो ये आपका किसी भी दिशा में ठहर जाता है। इसके लिए हमें किसी निश्चित दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद आप देखेंगे चुंबक। तो अभी हम क्या कर रहे थे कि चुंबक को एक दूसरे के पास ला रहे थे, यानी सजातीय ध्रुव और विजातीय ध्रुव। बात अब यहाँ पे आन पड़ी कि जो चुंबक होता है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समान ध्रुव हैं, समान ध्रुवों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और जो विजातीय जो ध्रुव रहेंगे, विजातीय ध्रुव यानी विपरीत जो ध्रुव रहेंगे, विपरीत ध्रुवों में कौन सी क्रिया होगी, आकर्षण की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, आकर्षण की क्रिया होगी। लेकिन ऐसा लोहे की कील में या लोहे की छड़ में नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं लोहे की कील यानी चुंबकीय पदार्थ। तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, चुंबकीय पदार्थों में आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्रिया नहीं होती है। समझ गए हैं। अब देखेंगे आप इसमें चौथा बिंदु देखेंगे हम। तो चौथे बिंदु में आप यहाँ पे देखेंगे कि जो चुंबक होता है, चुंबक क्या करता है, चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये डेफिनेशन हम किसकी लिख रहे हैं, यहाँ पर चुंबक की लिख रहे हैं। जो चुंबक होता है ये क्या कहता है कि जो चुंबकीय वस्तुएं होती हैं या जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, इन चुंबकीय पदार्थों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। लेकिन जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, चुंबकीय पदार्थ यहाँ पे आप देखेंगे चुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। किसकी ओर आकर्षित होते हैं, चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं ये चुंबक की ओर कैसे होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर आपको चुंबक और चुंबकीय पदार्थ में तुलना करके बताई गई है। चुंबक क्या करता है, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, चुंबकीय पदार्थ में दो ध्रुव नहीं होते हैं। चुंबक क्या करता है, चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जो चुंबकीय वस्तुएं होती हैं ये चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं। चुंबक में आकर्षण या
प्रतिकर्षण की क्रिया होती है, लेकिन ऐसा चुंबकीय पदार्थ में नहीं पाया जाता है। ना तो भैया चुंबकीय पदार्थ में आकर्षण होता है और ना ही प्रतिकर्षण होता है। मान के चलो आप दो लोहे की कीलों को एक दूसरे के पास लाओ तो ना तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी और ना ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। अब साथ में क्या होता है कि जब हम चुंबक को धागे की सहायता से बांध करके स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो जो चुंबक होता है ये सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। क्यों ठहर जाता है भाई? क्योंकि जो पृथ्वी होती है ये हमारी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, जबकि जो चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ ना तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है ना ही पूर्व पश्चिम दिशा, माने इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, यानी ये किसी भी दिशा में स्थिर हो सकता है। और जो चुंबक होता है, चुंबक के जो अणु होते हैं ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जबकि जो चुंबकीय पदार्थ होता है, चुंबकीय पदार्थ विभिन्न प्रकार की संरचनाओं में व्यवस्थित रहता है। तो आज का ये अपना पहला लेक्चर यहीं पर समाप्त हुआ और इसी प्रकार आपको कहाँ पर कोई दिक्कत, यदि पूरे वीडियो में, पूरे टॉपिक में यदि कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हम तक पहुँचाइए। हम जरूर आपकी जो समस्या होगी उसको सुलझाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।